नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, उसमें हम पिछले क्लासों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो है संभाव्यता के बारे में हम बात कर रहे थे। संभाव्यता पे हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के जितने भी आइसोमेरिज्म है, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इन सब पे हमने विस्तृत चर्चा की है। उसके बाद हम आज इनके संदर्भ में जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के संदर्भ में जो सिद्धांत एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्तता बंध सिद्धांत, उसकी चर्चा हम आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी भी कहते हैं। यह है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से उपसह संयोजक यौगिकों की ज्यामिति किसकी बात कर रहे हैं, ज्यामिति व चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पॉलिंग ने किया। इस सिद्धांत के प्रमुख अनुग्रहित निम्न हैं, या इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु हैं वो निम्न हैं। देखिए कौन कौन से बिंदु हैं इस सिद्धांत के वीबीटी के, उनको हम एक एक करके लिस्ट कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम केंद्रीय धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा, जो केंद्रीय धातु आयन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर और अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर त्यागेगा इलेक्ट्रॉन और अपना धनायन बनाएगा। इसके बाद धातु आयन लिगेंड को बंध बनाने के लिए उपयुक्त संख्या या पर्याप्त संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, जो इसकी समन्वय संख्या पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या पर यह निर्भर करता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है या कितने रिक्त ऑर्बिटल वो अपने उपलब्ध करा सकता है। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है केंद्रीय धातु आयन के द्वारा लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाने से पहले केंद्रीय धातु आयन के लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के रिक्त कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। और ये प्रक्रिया जो है, इसमें जो बनने वाले नए कक्षक है वो समान आकृति व समान ऊर्जा के होंगे, और वो कक्षक जो बनने वाले नए कक्षक हैं वो संकृत कक्षक कहलाते हैं। और ये संपूर्ण प्रक्रिया आपकी जो है संकरण कहलाती है या हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जो अपने नए कक्षक बनेंगे जिनकी ऊर्जाएं समान होती है एवं ये कक्षक संकृत कक्षक कहलाते हैं। लिगेंड इन्हीं संकृत कक्षकों में अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। चौथा पॉइंट है, यदि संकरण में केंद्रीय धातु आयन के n-1d, मतलब जो d कक्षक हैं उसके n-1 से मतलब है कि जैसे आपका ये अगर 4d है या हम जो कहते हैं 3d हैं, तो 2p के अगर कक्षक भाग में ले रहे हैं उधर, तो वो n-1 कहलाएंगे। या n-d की हम बात करें, p की हम बात नहीं करें। जैसे आपका d4, जैसे 4d सीरीज की बात करें और वहाँ 3d भी भाग ले रहा हो तो आपका n-1d कहलाएगा। तो देखिए, यदि संकरण में केंद्रीय धातु आयन के n-1d कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाला संकुल आंतरिक कक्षक संकुल, या इसे बोलते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स LSC, शॉर्ट फॉर्म है इसकी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की LSC कहलाता है। देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पर 3D का जो है 3D 4S 4P और 4D आपके पास है, लेकिन यदि संकरण आपका जैसे sp3d2 ना होकर d2sp3 हो, तो इस D का आगे आने का मतलब जो है ये आंतरिक कक्षकों का यहाँ पर जो है उपयोग हो रहा है।
और इस बारे में हम फर्स्ट ईयर की जो क्लासें थी उसमें काफ़ी लंबे टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे हम लोग, सब कुछ आपको बताया है मैंने इस चीज़ को। तो यहाँ पर 3D यूज हो रहा है और 4S 4P जो है ये बाह्यतम कोश है। तो यहाँ पर यदि d आपका n-1, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी 4, यहाँ कितनी 4 और यहाँ वैल्यू कितनी 3, तो n क्या है आपके नंबर ऑफ सेल्स की जो है कोषों की संख्या। तो यहाँ पर तीसरे कोष का d आपका भाग ले रहा है तो n-1 हो गया, 4 - 1 = 3, तो 3d आपका काम में आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या LSC, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पांचवा मुख्य बिंदु है यदि संकुल में केंद्रीय धातु आयन के ND कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाले संकुल को बाह्य कक्षक संकुल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स HSC। तो यहाँ देखिए आप 3D का जो है एक भी काम नहीं आ रहा कक्षक, यहाँ 4SP के तीनों कक्षक और D के 2 कक्षक, और देखेंगे यहाँ पर एक तो S काम में आ रहा है, P के 3 काम में आ रहे हैं और D के 1 और 2 काम में आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका sp3d2। इसमें D आपका बाद में आ गया और ऊपर वाले में D आपका पहले आ रहा है। तो ये समझ लीजिए आप इनमें दोनों में अंतर कि D अगर पहले आएगा तो n-1d होगा और ये D आपका पीछे आ रहा है संकरण में तो वो आपका जो है ND कक्षक होगा। छठा पॉइंट है आंतरिक कक्षक संकुल सदैव प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए जो आपके आंतरिक कक्षक या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो सदैव प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में बनेंगे, जबकि बाह्य कक्षक संकुल दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में ही बनते हैं। ये पॉइंट नोट करने योग्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सामान्यतया प्रबल लिगेंड इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देते हैं, अतः इनके द्वारा बनने वाले अधिकांश यौगिक जो है प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, जबकि दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता, अतः इनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अगला जो मुख्य पॉइंट है वह है आपका, इसको मैंने स्टार से मेंशन किया हुआ है, देखिए आप लोग, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए छोटे छोटे पॉइंट हैं और इन पॉइंटों में बहुत इतनी आसान लैंग्वेज मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है कि आप इन्हें अगर 1 से 2 बार भी ठीक तरीके से अध्ययन कर लोगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। देखिए वह संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 नंबर्स है ना, या इससे कम होती है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, चाहे लिगेंड प्रबल हो तो क्या और दुर्बल हो तो क्या। तो ये ध्यान रहे कि जिन कॉम्प्लेक्स में धातु आयन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन या इससे कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वहाँ पर लिगेंड चाहे आपका दुर्बल हो या प्रबल हो, वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है नहीं होगी। ये ध्यान देना है आपको। यदि संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसकी प्रकृति जो है अनुचुंबकीय प्रकृति होगी, और यदि आपके संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, तो वो आपका प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हो तो वह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ये वीबीटी के द्वारा ये सारी चीज़ें समझाई गई। वीबीटी जो है हमें ज्यामिति की पूर्ण व्याख्या करता है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझा पाता है।
अब इन सब बातों के पश्चात बात ये आती है कि कौन से लिगेंड प्रबल होंगे, कौन से दुर्बल होंगे, हम किन की उपस्थिति में जो है पेयरिंग कराएं, किन की अनुपस्थिति में पेयरिंग ना कराएं, कई सारे बातें हैं। तो उसको समाधान के लिए देखो, यदि हम लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करें और व्यवस्थित करने के पश्चात जो श्रेणी हमें मिलेगी, एक श्रृंखला मिलेगी, उस श्रृंखला को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। और नहीं भी आता है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें कई सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मदद करती है अपनी। हमें यही पता नहीं हम कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और हमें यह भी पता नहीं है कि ये लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस कंडीशन में हम चाहकर भी अपने आंसर्स को सही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है बढ़ते हुए क्रम में जमाया है। आयोडीन, ब्रोमीन जो है आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, थायोसाइनाइड है, क्लोराइड है, सल्फाइड है, नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, एसीटेट, ऑक्जिलेटो, वाटर या एक्वा, ये आपका आइसोथायोसाइनाइड है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट है, अमोनिया, पैरिडीन, एथिलीन डायमीन, डाइपिरिडीन, नाइट्रोसिल और नाइट्राइल एंड कार्बोनिल। अब ये जो है सबसे वीक लिगेंड आपका आयोडीन, ब्रोमीन और एससीएन है। जैसे आप इधर बढ़ते गए देखो, इसका मुंह इधर है, मतलब इसका जो है प्रबलता का बढ़ता क्रम है। अब लगभग आपके यहाँ से ही आपके जो एथिलीन डायमीन के बाद जो आने वाले लिगेंड हैं, एथिलीन डायमीन हो गया, अमोनिया हो गया, पिरिडीन हो गया, एथिलीन डायमीन हो गया, आपका एनो हो गया, साइनाइड हो गया, ये सारे प्रबल लिगेंड हैं और इनकी उपस्थिति में आपके इलेक्ट्रॉन्स की युग्मन होता है, पेयरिंग होती है। जबकि इन लिगेंड फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, इनकी उपस्थिति में जो है आपके पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो ये ध्यान रहे। अब इसको याद करने के लिए देखो, थोड़ा सा हल्का सा कठिन कह सकते हैं इसे आप लोगों के लिए, पर इम्पॉसिबल नहीं है। इसको देखो, एक ट्रिक का ये समझ लो, आप इसे अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हो। इतना बुरा था सोनू, कल से नए फालतू है। देखो, इतना से ई से मतलब इतना, आई बुरा, ब्रोमीन, था सोनू, थायोसाइनाइड, कल से इसके क्लोरीन, से सल्फाइड, नाई नाइट्रेट, फालतू फ्लोराइड है OH। अब इसको हाँ है। इसके बाद आगे कंटिन्यूस में ऐसे ऑक्स को पानी नहीं था, मतलब ऐसे ऑक्स क्या है, ऑक्जिलेटो, ऑक्स मतलब बैल है ना, ऐसे ऑक्स को या ऐसे बैल को पानी नहीं था। इडियट, अमन, पप्पी एंड डप्पी, नौसेना को चले। तो इसे यहाँ से अलग याद करें, इडियट, अमन, पप्पी एंड डप्पी, नौसेना को चले। और इसके बाद में ऐसे ऑक्स को पानी नहीं था, इसको अलग टुकड़े में याद रखें और इसको एक टुकड़े में याद रखें। और इसको याद करके एक बार देख देख के लिखें, फिर देख के लिखें, फिर बिना देखे इसे लिखें। मैं कह रहा हूँ 4-6 बार आप इसे लिखोगे अपनी नोटबुक में बिना देखे, अपने आप ही आपको पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी। तो आयोडीन सबसे वीक लिगेंड है और आपका कार्बोनिल, साइनाइड, एनो, ये आपके प्रबल लिगेंड है। तो ये इनका प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम बेटा, यहाँ से देखो इधर सबसे लास्ट में ये प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है, ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये सबसे प्रबल लिगेंड आपका है और ये सबसे दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, सबसे दुर्बल, और ये है आपका सबसे प्रबल लिगेंड। समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं।
अगला जो पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो होगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात। 1 नंबर आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा 100% वहाँ से। उसके बाद अगला टॉपिक, अगला पॉइंट अपना है, यदि संकुल यौगिक में संकरण के प्रकार का ज्ञान हो तो संकुल यौगिक की ज्यामिति एवं बंध कोण का निर्धारण संकरण के आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए हमारा यह है CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। आपकी समन्वय संख्या यदि 2 हैं तो उसका संकरण क्या होगा, SP होगा। उसकी ज्यामिति क्या होगी, रेखीय होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बिल्कुल अटल सत्य है। क्या है ये, अटल सत्य है। अगर किसी का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 3 है तो उसका संकरण SP2 ही होगा और उसकी जो है ज्यामिति समतल त्रिभुजीय होगी और बंध कोण का मान 120 डिग्री होगा। जिसका समन्वय संख्या 4 है, ऊष्मा संकरण जो है आपका SP3 भी हो सकता है और DSP2 भी हो सकता है। SP3 होगा तो आपकी चतुष्फल की ज्यामिति होगी, DSP2 होगा तो वर्ग समतलीय आपकी ज्यामिति होगी। अब वर्ग समतलीय अगर होगा तो उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा और चतुष्फल की होगा तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। लेकिन आदर्श जो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है वो तभी संभव है जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले चारों परमाणु एक समान हो, तो उसी कंडीशन में जो है आपका बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा। अगर आपके केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने वाले चारों स्पीशीज अलग अलग टाइप की है या दो अलग हैं तो वहाँ पर बंध कोण का मान विचलन दर्शाता है। ठीक है। 5 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका संकरण SP3D हो सकता है या DSP3 हो सकता है। DSP3 होगा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और SP3D होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इसकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। बंध कोण का मान 120 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। जो 120 डिग्री जो त्रिभुज का होता है और 90 डिग्री सेंट्रल एटम से जो वर्टिकल ऊपर और नीचे होता है द्वि पिरामिड में उसका होता है। तो इसके लिए 2 बंध कोण के मान आएंगे आपके लिए। ठीक है। इसी प्रकार हम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की बात कर लेते हैं। इसका संकरण DSP3 हो सकता है और SP3D2 भी हो सकता है। DSP3 है तो यह है आपका निम्न चक्रण संकुल यौगिक और SP3D2 है तो यह है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण यौगिक या संकुल यौगिक। इसमें जो है ज्यामिति अष्टफल की होगी और बंध कोण का मान 90 डिग्री का होगा। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है उसका संकरण आएगा SP3D3 और इसकी जो ज्यामिति होगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होगी और इसके बंध कोण का मान जो 2 बंध कोण के मान आएंगे वो आएगा 72 डिग्री और दूसरा बंध कोण का मान द्विपिरामिड वाला वो आएगा 90 डिग्री का। तो ये हो गई अपनी VBT से संबंधित काफ़ी सारी आज की क्लास में बात। अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है VBT के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करना, जिसकी जो है चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।